उमेश पाल को अपने आपराधिक क्रियाकलाप के मार्ग में एक बाधक मान रहा था। उसे ये भी भय था कि भिन्न मुकदमे जो उनके खिलाफ कायम हैं उनको सज़ा दिला सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई में कहां कमी रह गई और कहां चूक हो गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अतीक अहमद के गैंग ने अंजाम दिया है। अतीक अहमद का जो IS 227 गैंग है, उसके तमाम शूटर्स जो हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है और लगातार जो है तमाम इलाकों में छापेमारी भी हो रही है। और कैसे अतीक अहमद एक मामूली गुंडे से एक इतना बड़ा माफिया बना, हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड IG लालजी शुक्ल साहब हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक जो मामूली गुंडा होता है वो किस तरह से माफिया बन जाता है। और लालजी शुक्ल साहब के समय पर जब वो प्रयागराज में थे, अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई और कई सालों तक वो इलाहाबाद में तमाम पदों पर भी रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पूरी जो घटना हुई। सर, ये जो पूरी घटना हुई उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही थी बावजूद उसके इतनी बड़ी घटना हो गई, किस तरह से देखते हैं उसको आप एक पुलिस अधिकारी होने के नाते? अब अतीक अहमद उमेश पाल को अपने आपराधिक क्रियाकलाप के मार्ग में एक बाधक मान रहा था। उसे ये भी भय था कि भिन्न मुकदमे जो उनके खिलाफ कायम हैं, जैसे राजू पाल की हत्या, और उमेश पाल ने भी कुछ मुकदमे कायम कराए थे, उसमें पैरवी करके उनको सज़ा दिला सकता है। और उसे भविष्य की चुनौती भी मान रहा था, इसलिए उसको अपने मार्ग से हटाने का सुनियोजित प्रयास किया और संगठित तरीके से कार्यवाही करा करके उसकी हत्या करा दिया। जिस तरह से सर अगर बात करें 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी, तो राजू पाल को भी अपने रास्ते में एक रुकावट मानता था अतीक अहमद, और अब उमेश पाल को मान रहा था। ये वजह रही। अब ये वजह है, दोनों की मोडस ऑपरेंडी एक रही है। आप राजू पाल की हत्या देखिए, 25 जनवरी 2005 को जो हुई, वो भी जब जा रहा था, अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में ही उस पर जो है उसकी गाड़ी पर हमला किया गया। और मतलब ये करीब करीब सुनिश्चित कर लिया था उसने जो है, उसके लोगों ने, कि वो मर ही जाएगा या मर गया है। इसी तरह से जब ये कचहरी से होते हुए जा रहा था अपने घर को 24 फरवरी को, तब वहाँ हत्या हुई। इनके साथ दो गनर थे। फिर भी जिस तरह से दुस्साहसिक यह कार्यवाही की गई, जिसमें उसके दोनों गनर मारे गए और जो उमेश पाल मारा गया। उमेश पाल राजनैतिक रूप से भी इनके मार्ग में आगे बाधक हो सकता था। राजू पाल विधायक चुन ही लिया गया था, जिसमें जो है अतीक के भाई अशरफ को हराया था। लेकिन अतीक को यह पसंद नहीं था कि उसकी राजनैतिक विरासत कोई और संभाले, उसके क्षेत्र में कोई और राजनीति करे, और उसकी हत्या करा दिया। और हत्या करा दिया अपने ही जो है नेतृत्व में कराया, संगठित तरीके से कराया, जिस पर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और फिर आप देखें, उसके बाद फिर जब उपचुनाव हुआ राजू पाल के मरने के बाद, तो अपने भाई को हर तरह से प्रयास करके विधायक बनवा दिया। और ये क्रम चला। फिर अंत में जनता का मत उनके खिलाफ आया और पूजा पाल, राजू पाल की विधवा, विधायक बनी और 2 बार विधायक निरंतरता में बनी रही। सर, एक सवाल ये है कि हर कोई जब देखता है कि जो पूरा जो CCTV फुटेज आया है उसमें अतीक गैंग के बहुत जो करीबी जो अतीक के लोग हैं वो लोग दिखाई दे रहे हैं। अतीक अहमद का चौंकाने वाला जो नाम था, अतीक अहमद का बेटा है
असद 20 साल की उसकी उम्र है। तो अतीक अहमद ने क्या सोच करके अपने इतने करीबी लोगों को उसमें शामिल कराया? उसको मालूम था कि ये सब चिन्हित हो जाएंगे और उसके बाद जो जांच है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें अतीक अहमद का हाथ है। इसमें देखिए, इसमें उन्हें इसका कोई भय नहीं था। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा उमेश पाल की हत्या का, एक भी अपराधी अपने मुंह को ढके हुए नहीं था। ये तो मान करके चल रहे थे कि इसकी पहचान होगी, भले राजू पाल, भले उमेश पाल और लोग मारे जाएं, पहचान होगी। तो इसको उन्होंने ये भी माना कि इससे हमारा समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, भय व आतंक होगा, सारी चीज़ें होगी। दूसरा कि इनके दो पुत्र जो है, जो नंबर 1 नंबर 2 हैं, विभिन्न आपराधिक मामलों में प्रदेश की जेलों में बंद हैं। तो कहीं गैंग के लोग टूट करके कहीं और न चले जाएं। गैंग को संगठित भी रखना है, अपने साम्राज्य को भी, अपने आर्थिक और आपराधिक साम्राज्य को बनाए भी रखना है। इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन की कमांड अपने तृतीय पुत्र के हाथ में दिया। एक तरह से अपना वारिस बना दिया आपराधिक साम्राज्य का असद को। वारिस तो उसके 2 पुत्र ऑलरेडी बने हुए थे, जो अतीक के देवरिया जेल में रहते हुए अपहरण करके वहाँ ले जा करके लखनऊ से अपहरण किया, देवरिया में ले जा करके उसके साथ हिंसक कार्यवाही हुई। द्वितीय पुत्र भी उसी तरह से रंगदारी वगैरह मांगने का कार्य किया, जैसा कि रिपोर्ट कहती है, जैसे कि अखबारों में कहा जाता है। तो अब जो है उसके बाद तीसरा ही तो नंबर आएगा। 1-2 पहला नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर तीसरा क्रम इसी का है। तो इसको बनाया एक तरह से ये इनका वर्कशॉप है, प्रयोगशाला है, एक से एक को बनाते जा रहे हैं। पत्नी अलग जो है वो उसी दिशा में चली, उसी लाइन में चली, उसी डायरेक्शन में चली, उसी मोटिव से चली। सर, आपने कई साल यहाँ पर आप पुलिस अधिकारी के तौर पर तमाम बड़े पदों पर रहे। आपके समय में बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई। आपने शुरुआती दौर में देखा है अतीक अहमद को, जब अतीक अहमद एक अपराध की दुनिया जगत में अतीक अहमद का नाम नया था, और किस तरह से एक 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ता गया अपराध जगत में और आज इतना बड़ा माफिया हो गया। तो कैसे एक मामूली अपराधी से बड़ा अपराधी बन गया अतीक अहमद? अब ये बात तो विचारणीय है। साधारण परिवार में जन्म हुआ था अतीक का। पिता के पास कोई और व्यवसाय नहीं था। कहा जाता है कि वो तांगा चलाते थे। लेकिन अतीक को जो है उससे इतर पसंद था कार्य। पढ़ने में रुचि नहीं थी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई। मन बढ़ों से मेल जोल हो गया, अपराधियों से मेल जोल हो गया। उसी में 79 में एज पर रिकॉर्ड थाना खुलदाबाद में हत्या किया। उसके बाद इन्होंने एक हत्या जो है, जो इसमें झारखंड प्रदेश है, तब कंबाइंड बिहार था, बोकारो में किया था 81 में। तो ये फिर अपराध 1 से 2, 2 से फिर आगे अपराधों का सिलसिला चलता रहा। फिर इन्होंने अपने अब जब अपराध हुआ तो अपराध की पैरवी, अपराध के बारे में, अपराध संगठन बनता गया, लोग जुड़ते गए। जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें अपराध के प्रति शौक भी रहता है। तो ऐसे लोग जुड़ते गए, इसका जो है ना जुड़ाव होता गया। फिर इसके अपराध के माध्यम से धन एकत्रित किया, फिर धन और जो है इसका आपराधिक संगठन और क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता गया। बाद में जब धन बल हो गया, बाहुबल भी होता गया, तो राजनीतिक बल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि
धन, ये आपराधिक कृत्यों से प्राप्त धन और आपराधिक गतिविधियां राजनीतिक समर्थन के बिना नहीं चलती हैं। आप कहीं भी उठा के देखिए तो ये राजनीति में अपना विधायक का चुनाव 89 में लड़ा, अब 89 में विधायक का चुनाव लड़ा तो उसी में एक प्रतिद्वंदी इसका सामने चांद बाबा आ गया, चांद बाबा की हत्या करा दिया। तो वर्चस्व इसका क्षेत्र में, फिर जनपद में, फिर और जो है इसका धीरे धीरे आपराधिक छवि जो है बाहुबली की बनती गई है। फिर आप देखें जो है जनता को क्या कहें, जनता ने अपराधी को विधायक चुना और एक नहीं 3 बार निर्दलीय विधायक 89 में, 91 में, 93 में तो चलिए प्रदेश की 2 पार्टियों ने एक तरह से मौन समर्थन दिया था, कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था 93 में। तो होता गया, फिर जब अब राजनीति में, फिर राजनीति का जो है सहारा मिल गया, समाज का सहारा मिल गया, अपराधियों का सहारा मिल गया, तो समाज के और जो लोग प्रभावी थे, जो अपने को प्रभावी कहते हैं लेकिन उन्हें कहीं न कहीं किसी से भय था, तो वो भी जुड़ते गए। कोई मौन समर्थन दिया, कोई सक्रिय समर्थन दिया, कोई छद्म समर्थन दिया, मतलब इसके तरह, और किसी ने इनसे मदद लिया, किसी ने मदद दिया, तो इस तरह से बढ़ते गए। और जो है इनके बढ़ने में समाज तो दोषी है ही, क्योंकि समाज ने प्रतिकार नहीं किया, समाज ने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। ये बात उठती है कि समाज क्या कर सकता है, समाज कर सकता है। समाज जो है बहुत तरीके से अपराध को रोक सकता है, कुरीतियों को रोक सकता है, तमाम चीज़ों को रोक सकता है। समाज तंत्र से जो है शासन से नहीं सुधरता है, उसकी वो जो है स्वयं जो है अपनी व्यवस्था, अपनी शांति, अपना जो है सरोकार, अपना सामंजस्य वो स्वयं बनाता है। तो ये होता गया, ये चढ़ते गया। 2005 में सांसद भी बनाया, फूलपुर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट थी उससे सांसद भी बन गए। ये 2004 में सपा में से फूलपुर से सांसद हुए थे। उससे पहले 2002 में ये अपना दल से विधायक चुने गए थे और अपना दल के 3 विधायक थे, तीनों को इन्होंने समय समय पर सरकारों के साथ जोड़ा था। पहले एक सरकार से जोड़ा, फिर 2003 में जब वो सरकार चली गई तो जो दूसरी सरकार आई उसके साथ जोड़ा। उस सरकार में जुड़ करके ये परम बली हो गए। इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई थी, इनकी काफ़ी संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 2003-2002 में जब्त की गई थी। सर उसी सवाल पर आ रहे हैं, आपके समय में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी, कुछ बताएंगे किस तरह से इनके खिलाफ शिकंजा कसा था पुलिस ने और उस वक्त जो कार्रवाइयाँ हुई? अब कार्रवाइयाँ तो मैं 1998 में पुलिस अधीक्षक नगर के पद पर हुआ। उससे पहले 1995 में मैं जनपदी पोस्टिंग मेरी हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वाबा बनाया गया था, जो आज में कौशाम्बी है। बात 1996 की है। प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ था। 20 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था। 19 जनवरी 1996 को इनके भाई अशरफ ने अपने सहयोगियों के साथ एक अशोक साहू नाम के आदमी की, सिविल लाइंस का ही था, उसकी हत्या कर दिया था। और वो हत्या बड़ी छोटे बात को एक लेकर के हुई थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के थोड़ी सी तकरार अनजाने में अशोक साहू से हो गई थी। अशोक साहू इसके लिए माफ़ी वगैरह भी मांगा, लेकिन चूँकि बात आ गई थी, छोटे भाई की बात थी, तो अतीक ने पूरा षड्यंत्र करके ये हत्या कराई। और जब हत्या कराई तो हत्या के समय अशरफ को जनपद चंदौली के
थाना चंदौली में अवैध शस्त्र रखने के आरोप में बरामदगी करके गिरफ्तारी दिखवा दिया। गिरफ्तारी दिखा दी ताकि इस मामले में उनका संलिप्तता न समझ में आए। घटना से पहले ही गिरफ्तारी वहाँ दिखा दी गई, जिससे कि ये डिफेंस तैयार हो जाए और ये हत्या में इसकी नामजदगी को झूठा कर दिया जाए। उसमें एसएसपी रजनीकांत मिश्रा थे। सभी लोग घटनास्थल पर गए, मुकदमा कायम हुआ, तफ्तीश शुरू हुई। तब विवेचना के दौरान यह बात आई कि जो है ये तो फर्जी इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और सारी अन्य कार्यवाहियाँ की गई हैं। इसी बीच अतीक अहमद ने अपने भाई के गलत नामजदगी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। वहाँ पैरवी ठीक तरीके से की गई है। मैं एक कह रहा हूँ, पैरवी ठीक तरीके का मतलब यह है कि उसका अनुश्रवण विथ रिकॉर्ड और जो है सारी चीज़ें किया गया। याचिका खारिज हो गई। जब याचिका खारिज हो गई तो इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको विवेचना सीबीसीआईडी को स्थानांतरित करा दी है। तो फिर सीबीसीआईडी में विवेचना उपरांत पूरा प्रमाणित पाया गया कि न केवल अशरफ और अन्य लोग दोषी हैं, अतीक अहमद इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। सीबीसीआईडी ने जो है गिरफ्तारी के लिए अधिपत्र निर्गत किया। उस पर फिर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीकांत मिश्र, मुझे और जो है तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री अभय कुमार प्रसाद को बुला करके ये कार्य संपन्न करने के लिए निर्देशित किया। तो हम लोग जा करके अगस्त 1996 में, जहाँ तक मुझे याद है 9 अगस्त था, 9 अगस्त 1996 को इनके घर से गिरफ्तार किए। और जो है इनके प्रभाव का आप ये समझिए, क्योंकि उस समय एक सीआरपीएफ के आईजी बैठे हुए थे अपने पुत्र की सिफारिश कराने के लिए इनके घर पर, अतीक अहमद के घर पर। इस समय इनको हमने और जो है अभय कुमार प्रसाद ने और सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र राय ने गिरफ्तार किया। उसमें एक आईजी साहब बैठे हुए थे, लेकिन अब वो आईजी साहब का कोई मतलब नहीं था, किसी और से मतलब नहीं था, तो उससे नहीं, लेकिन इनको गिरफ्तार करके लाया गया। फिर कानूनी कार्रवाई हुई, तफ्तीश हुई। तो 2 स्टेज में इनकी जमानत हुई थी। एक बार इंटरिम जमानत हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि जेल से निकलते ही ये जनपद छोड़ देंगे। फिर इनकी नियमित जमानत हो गई। उसी समय चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना था, विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर ये जीत गए। तो इस तरह से चलता रहा। अब उसके बाद भी एक और गिरफ्तारी में मैं सम्मिलित रहा। मेरे नेतृत्व में गए पुलिस बल ने गिरफ्तार किया था। उसको यदि जानना चाहें तो बताऊं। जी, क्या मामला था आप जब गिरफ्तार करने गए थे अतीक अहमद? वो मामला खुलदाबाद का ही एक मुकदमा था 1994 का। एक अशफाक सभासद, अशफाक उर्फ कुन्नू सभासद, ये कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। इनका परम सहयोगी था। किसी कारण से इनमें जो है हाँ रंजिश हो गई, उसे पता नहीं चला। इन्होंने उसकी हत्या कर दिया। 1994 में किया था। और जब इनका नाम, सारी चीज़ें हुई, नाम इनका आया, तो इन्होंने जो है फिर वही विवेचना सीबीसीआईडी ट्रांसफ़र करा दिया। सीबीसीआईडी में कानपुर सेक्टर से अंतिम स्टेज पर कानपुर सेक्टर से विवेचना हो रही थी। कानपुर सेक्टर के विवेचक ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्राविधान के अंतर्गत गिरफ्तारी हेतु अधिपत्र दिया। उस समय तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पीके तिवारी जी थे। उन्होंने फिर जो है इस बात के लिए, उसमें मैं पुलिस अधीक्षक नगर था, फिर मुझे कहा, तो फिर मैं
धोमनगंज की पुलिस बल कुछ और लेकर के जा करके इनको गिरफ्तार किया था। ये 15 फरवरी 2001 की बात है। गिरफ्तारी करके सिविल लाइन्स लाया गया। उसके बाद सीजीएम महोदय की अदालत में पेश किया गया। यहाँ इनका रिमांड बना। इनका ये रिमांड में जेल चले गए। फिर 2 दिन बाद 17 अगस्त को जो इन्होंने माननीय जनपद न्यायालय में सत्र न्यायालय में रिमांड के खिलाफ एक सूट दाखिल किया, जिससे माननीय न्यायालय ने इनके रिमांड को कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। और जब स्थगन हो गया तो सीजीएम की न्यायालय से, माननीय सीजीएम के न्यायालय से रिहाई जारी हो गया। जब पता चला तो इसमें शासन से अनुमति लेकर के उसी समय याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है। और ये शाम की बात है, जो है 6 बजे करते करते अंत में मामला जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष वह याचिका प्रस्तुत की गई, जिन्होंने जो है सुनवाई के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. चतुर्वेदी जी को नामित किया। और रात्रि में ही सुनवाई हुई और 12-1 बजे रात में जो है माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने माननीय सत्र न्यायालय के आदेश को स्थगित किया और तब जाकर के इनकी रिहाई, माने जेल से रिहाई रुक सकी। तो ये जो है हर तरह से अपराध से मतलब कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद सब व्यवस्था में, सिस्टम में, सरकार में और हर जगह पकड़ थी, हर जगह पैरवी हो रही थी इनकी। ये अपराध कराने के साथ साथ अपराध से बचत करने के हर तरीके अपनाता था। उसमें चाहे तंत्र का सहयोग लेना हो, चाहे जिसका सहयोग लेना हो, चाहे शासन का सहयोग लेना हो, कोई चूक होती नहीं थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर पैरवी ठीक से की जाए तो कानून से मजबूत और कानून से बली कोई नहीं है। अपराधी तो बली नहीं हो सकता है, अन्यायी बली नहीं हो सकता है। उसको अपने कृत्य का परिणाम भुगतना ही होगा। लेकिन चीज़ ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, जैसे अपराधी करता है अपना काम, उसी तरह से कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को करना होगा। अगर इस तरह से कार्रवाई हो तो ये लोग बच नहीं सकते। लेकिन सर, ये जो पूरा मामला है, जो उमेश पाल का मामला है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तमाम एसटीएफ की टीमें हैं जो देश भर में दबिश दे रही हैं, पुलिस के तमाम टीमें लगाई गई हैं, 22 टीमें इसमें लगी हुई हैं, तो क्या लगता है कि आपको आने वाले दिन में कुछ रिजल्ट मिलेगा, जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे? मैंने एक बार आपसे कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा कार्रवाई होगी तो कार्रवाई करने पर परिणाम तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो है, जो चीज़ है, अगर कोई कर्म हुआ है तो बिना फल के जो है तो जाएगा नहीं, निष्फल होगा नहीं। तो जो पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, वो हो रहा है, वो सफलता तो अवश्य प्राप्त करेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो रिटायर्ड आईजी लालजी शुक्ल थे हमारे साथ, वो बता रहे थे कि किस तरह से एक मामूली अपराधी जो है वो इतना बड़ा माफिया बन जाता है, और उसके पीछे जो उसका न सिर्फ अपराध करने के लिए जिस तरह से वो सक्रिय है, जिस तरह से अपराध को लेकर के तमाम तरह की जो साम दाम दंड भेद सभी तरह की हथकंडे इस्तेमाल करता है, उसी तरह अपने बचाव के लिए भी उसने तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए हैं। कई बार शासन सत्ता में पकड़ और व्यवस्था में सेंध लगा करके लगातार वो बचता रहा और तमाम मामलों में जेल जाने के बाद भी विधायक और सांसद बनता रहा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर ईमानदारी से मनसा कर्मणा और वाचा, यानी पूरी ईमानदारी के साथ अगर शासन और सत्ता कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर इस मामले में भी जो दोषी हैं न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होगी बल्कि उनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।